क्वेश्चन इज व्हेन वाज द BIADA, जिसे हम बियाडा कहते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? ठीक है, तो ये जो है, दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। तो हमने इसको किसी एक स्टैट्यूट के अंदर में एस्टैब्लिश किया होगा। स्टैट्यूट का नाम है बिहार इंडस्ट्रीज एरिया डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1974। और इसका मेन मोड क्या था? फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन बिहार, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये देखो आप 1974 में, यानी 1974 में स्टैब्लिश हुआ। क्लियर? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन कौन सा माउंटेन पीक करेक्टली मैच्ड है? तो इसमें है आंसर नंबर डी, विच इज गारो मेघालय। ठीक है, एक चीज याद रखो, अभोर देखो, डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी, तो ये जो चार ग्रुप ऑफ हिल्स है जिसमें अभोर एक पार्ट है, दे आर लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? सो बेसिकली दीज आर शिवालिक्स और आउटर हिमालयस। क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गारो हिल्स इन मेघालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखो यहाँ पे हमको ज्योग्राफी से कोस्ट क्वेश्चन दिया है, जहां पे हमें कोस्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। चलो पहले हम लोग सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोरोमांडल कोस्ट इज अ कोस्ट ऑफ इमरजेंस, ये है हम लोग को पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमको इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो जो क्वेश्चन, जो जो स्टेटमेंट हमको करेक्ट लगते जा रहे हैं, हम वो क्वेश्चन को मार देते हैं। सबसे पहले कोरोमंडल कोस्ट, बिल्कुल ये कोस्ट ऑफ इमरजेंस है, दिस इज इन तमिलनाडु। ठीक है, चलो अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। कोंकण कोस्ट कंप्राइजेस द कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र ओनली। देखो ये ओनली वगैरह जहां भी आ जाए ना, जहां भी एक्सट्रीमनेस आ जाए स्टेटमेंट में, जैसे कि ओनली, मोस्ट, इस तरह के स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं, लेकिन तो भी हम इनको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। कोंकण कोस्ट जो है ना, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा में है। देयरफॉर दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। लेकिन बीपीएससी में क्या प्रॉब्लम है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ई इज द इशू। तो हम आगे भी बढ़ेंगे। द गल्फ ऑफ खंबत लाइज नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। गल्फ ऑफ खंबत है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ये सारे गुजरात एरिया में लाई करते हैं। क्लियर? उसके बाद मालाबार कोस्ट इज द कोस्ट लाइन ऑफ केरला, यस इंडीड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो केरला के साथ इन्होंने ओनली वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ओनली वर्ड यूज कर देते तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि मालाबार कोस्ट जो है वो केरला और कर्नाटका दोनों की कोस्ट लाइन है। देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। धारवाड़ रॉक्स आर स्प्रेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो जो धारवाड़ रोड है, रॉक्स हैं, ये बिहार के एक रेंज में पूरे मिलते हैं। तो ये हमको मिलते हैं इन द रेंज ऑफ गया, मुंगेर, जमुई, नवादा, यानी कि जो सदर्न बेल्ट है ना, जो झारखंड के साथ में बाउंड्री बनाती है, वहां पे हमको धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स मिलते हैं। सिमिलरली जो विंध्यन ग्रुप्स ऑफ रॉक है, विंध्यन, इसका जो एरिया है दैट इज रोहतास एंड कैमूर, रोहतास एंड कैमूर। और जो टर्शरी रॉक्स हैं, टर्शरी, ये सिर्फ एक ही एरिया में मिलते हैं, दैट इज इन द एरिया ऑफ वेस्ट चंपारण। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आओ। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सेम प्रॉब्लम। तो जो जो स्टेटमेंट आपको लग रहा है करेक्ट है, आप उसको मार्क करते जाओ। पुदुचेरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग यूटी, वेरी ट्रू स्टेटमेंट। Madhya Pradesh has the highest ST population. Yes, this is also correct. Nagaland has the lowest decadal growth rate. बिल्कुल, नागालैंड का जो decadal growth rate है ना, वो नेगेटिव में है, 0.5%। क्लियर? अगला, लक्षद्वीप has the lowest literacy rate among the union territories. नहीं, this is the wrong statement. लक्षद्वीप has the highest literacy rate among the union territories, और इसका जो रेट है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 91% तक लाई करता है। तो कौन सा ऐसा यूटी जिसका लोएस्ट रेट है? दैट इज दादरा एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट वन एंड वी शैल प्रोसीड फॉरवर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? इंडिया में जो कॉटन के लीड प्रोड्यूसर हैं वो है गुजरात। ठीक है, इसका बहुत लार्जेस्ट एरिया, मैं बोलूं 37% ऑफ द वर्ल्ड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज लोकेटेड इन द गुजरात ओनली, और ये इंडिया का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, एक्सपोर्टर क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन हो जाता है, आफ्टर बांग्लादेश। अगर मैं
परसेंटेज टर्म्स में बोलूं तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 7% एक्सपोर्ट करता है। और जो मेजर जूट ग्रोइंग एरियाज हैं वो है वेस्ट बंगाल, वी हैव बिहार, वी हैव असम। क्योंकि जूट को मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए, और ये मॉइस्ट कंडीशन उनको इस एरियाज में मिल जाती है। जूट का एक निकनेम भी है जो आपको याद रखना है अपने लेवल पे, दैट इज गोल्डन फाइबर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एल्ब्रूस, देखो आपको क्या करना है ना, आपको एक वर्ल्ड मैप लेना है। उस वर्ल्ड मैप में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं एटलीस्ट आप उन कॉन्टिनेंट्स के सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपका सबसे पहला काम है। चलो अब मैं आपको यहां बताता हूं, जो माउंट एल्ब्रूस है वो हाईएस्ट पीक किसका है? दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रशिया। और ये कहां पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन द कॉकस माउंटेन। ये लोकेटेड है आपका कॉकस माउंटेन्स में। क्लियर? ये यूरोप का भी हाईएस्ट माउंटेन है जो कि रशिया में लोकेटेड है। और यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रशिया न्यूज में है तो यूक्रेन भी यूज में है। अब आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यूक्रेन के भी सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में जानो। तो यूक्रेन के हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट हॉवेरला। यहां देखो, माउंट हॉवेरला इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूक्रेन। सिमिलरली फ्रांस की जो हाईएस्ट पीक है, फ्रांस, उसका नाम है आपका माउंट ब्लैंक, या ब्लॉन्क इसको हम लोग कहते हैं थोड़ा फ्रेंच टोन में। तो माउंट ब्लॉन्क इज द हाईएस्ट पीक। क्लियर? आ गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन चाइना इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ चाइना सी? तो जो मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर से आपको याद आ रहा होगा मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, जो इंडिया ने साइन किया साउथ ईस्ट नेशंस के साथ। ठीक है, ये वही वाले मेकोंग की बात हो रही है। तो मेकोंग जो है ना, दिस इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, यानी कि ये बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। और ये वर्ल्ड की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। एक और है ओरिजिनेशन याद रख लो, ओरिजिनेशन याद रख लो मेकोंग का। ये लोकेशन वाला रिंग है आपका लासांग गोंगमा, लासांग गोंगमा रीजन इन द तिब्बत रीजन। और ये चाइना से फ्लो करता है और अल्टीमेटली ये साउथ चाइना सी में ड्रेन हो जाता है। क्लियर? यांगसे रिवर जो है ना, इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। यांगसे रिवर को ब्रह्मपुत्र इन इंडिया कहा जाता है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। वहीं एक यहाँ पे अमूर रिवर के बारे में भी मेंशन्ड है। ये फ्लो करती है फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ मंगोलिया, फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ मंगोलिया। और जो एक और, ये सारे हमारे खत्म हो गए। एक हमारा ऑब रिवर भी है। ये ऑब रिवर ओरिजिनेट करता है अल्टाई माउंटेन्स, अल्टाई माउंटेन्स इन रशिया से। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो, यहां हमको एक मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कुछ माउंटेन के बारे में दिया है, गोबी, काराकोरम, दाश्ते और मोहावे। ठीक है, और इसको हमको मैच करना है कि ये किस एरिया में लोकेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि जो गोबी डेजर्ट है वो है चाइना में, गोबी डेजर्ट इज इन चाइना। काराकोरम डेजर्ट इज इन तुर्कमेनिस्तान। दश्ते मार्गो डेजर्ट इज इन अफगानिस्तान। और आखिरी में वी हैव मोहावे विच इज इन यूएसए। इसको मैच करोगे आप, ये ऑप्शन नंबर डी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ओके, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब? तो यहाँ पे हमारा आंसर है मनिहारी। तो इसमें दो रीजन है, एक है मनिहारी और दूसरा है कटोरिया। ये दो ऐसे कॉन्स्टिट्युएंसी हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। क्लियर? आगे बढ़िए। कोरियोलिस फोर्स जो है वो सबसे मिनिमम कहाँ होता है? तो कोरियोलिस फोर्स जो है ना, वो इक्वेटर पे 0 हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद में इक्वेटर पे 0 होने के बाद यहाँ जो विंड्स हैं ये राइट एंगल पे ब्लो करते हैं, यानी क्योंकि 0 है तो वहां पे उसको कर्वेचर नहीं मिलता है, देयरफॉर वो 90 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट एरिया में मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी जान लो, इसके चलते क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया इक्वेटर पे फॉर्म होता है दैट इज वेरी इंटेंसिफाइड, बहुत इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एरिया बनता है, इसीलिए वहां पे हमारा कोरियो कोरियोलिस फोर्स काम नहीं करता। क्लियर? आगे बढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फिर अगेन इनकरेक्ट आपको निकालना है। इसका आंसर है आपका चारबारी इन हिमाचल प्रदेश। मोढेरा गुजरात पता ही होगा आपको, मोढेरा क्रिकेट ग्राउंड मोढेरा स्टेडियम के चलते बहुत फेमस है। कडम्बट जो है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चाराबारी है ना, ये ग्लेशियल लेक है, दिस इज अ ग्लेशियल लेक। और ये हिमाचल प्रदेश में ना प्रेजेंट होके उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Who among the following was appointed as the first
प्रेसिडेंट ऑफ रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एस्टैब्लिश्ड इन 1770। तो यहाँ पे जेम्स अलेक्जेंडर को हमने अपॉइंट किया था। एक और चीज याद रखना कि जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्स्ट गवर्नर जनरल बैरन हैसिंग्स व्हेन इन 1770। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द तमार रिवोल्ट? अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। तमार रिवोल्ट का टाइम पीरियड याद रख लो, 1782 से लेके 1820। ठीक है। अब ये जो हमारा रिवोल्ट है, ये बेसिकली मुंडा ट्राइब के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ रहते थे? इन द छोटा नागपुर एरिया। आज तो ये झारखंड में है, लेकिन वो अर्स्ट वाइल बिहार बंगाल वाली रीजन में लाई करता था। बट द पॉइंट यहाँ पे जो ठाकुर भोलानाथ सिंह है, यानी नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह उन्होंने इसको मेन किया था। अब इस रिवोल्ट का जो मेन कॉज था वो ये था, कंपनी की कुछ पॉलिसी थी कि वो आउटसाइडर्स को लाके इस एरिया में स्टैब्लिश कर रहे थे, और यहाँ के जो नागवंशी रूलर हैं इनको आउस्ट कर रहे थे। देयरफॉर दिस रिवोल्ट वाज लॉन्च्ड। और इन द ईयर 1798 कैप्टन बेन, इन्होंने भोलानाथ सिंह जी को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ध्रुव दल जो बनाई थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, उसके कमांडर कौन थे? तो ध्रुव दल के कमांडर थे जय प्रकाश नारायण जी। ठीक है, ये आगे जाके इसके कमांडर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बिहार आफ्टर द 1937 इलेक्शंस इन बिहार? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इलेक्शंस हुए थे। उस इलेक्शन के बाद बिहार में भी गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था, तो वो थे बलदेव सिंह। क्लियर। अब कुछ और डेटा याद कर लो। 1937 का जो इलेक्शंस था, जो पहले प्रीमियर थे वो थे मोहम्मद यूनिस। उसके बाद में कृष्ण सिंह ने इनको रिप्लेस किया था। एडवोकेट जनरल थे बलदेव सिंह। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी थे ब्रेट वुड्स वाज द चीफ सेक्रेटरी। एंड जयराम दास दौलत राम दास वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नर, और आफ्टर इंडिपेंडेंस सीएम कौन थे? कृष्ण सिंह जी। और गवर्नर में जयराम दौलत राम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज द सेकंड सत्याग्रही ऑफ बिहार ड्यूरिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, ये ही वाज द सेकंड सत्याग्रह। और श्री कृष्ण सिंह जी ही वाज द फर्स्ट सत्याग्रह, जो आगे जाके बिहार के पहले सीएम के रूप में भी बनते हैं। क्लियर। आगे देखिए। Who among the following was opposed to Lieutenant Osborne while entering the Rewa territory? किन्होंने लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न को चैलेंज किया था कि नहीं, आप मेरे रीजन में नहीं घुस सकते? कुंवर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बेसिकली ये कौन थे? ये जगदीशपुर के जमींदार थे। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए। इफ द मुसलमान आर हैप्पी एंड कंटेंटेड दे विल बी द ग्रेटेस्ट डिफेंस टू द ब्रिटिश पावर। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी? ये लाइन बोली गई थी डब्ल्यू हंटर के द्वारा। अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, नथिंग मोर टू एक्सप्लेन। देयरफॉर लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्टोरिसिटी को ट्रेस करते हैं। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 को बाय लॉर्ड, या छोड़ो लॉर्ड बोलना गलत होगा, ए ओ ह्यू। ठीक है। अब इसके बाद जो कांग्रेस का सबसे पहला सेशन था वो हुआ था बॉम्बे में। ठीक है। और इसको प्रिसाइड कर रहे थे डब्ल्यू सी बनर्जी। आई होप ये पता होगा आपको। इस समय जो ब्रिटेन, या अगर मैं बोलूं इंडिया में जो वायसरॉय थे, उनका नेम था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो आप नेम से भी कुछ इमेजिन कर सकते हो, डफर, देयर वाई ही लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है। और कांग्रेस जो थी ना, इन्होंने बोला था कि कांग्रेस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ सोशल बॉडी, लेकिन नहीं, कांग्रेस एक सोशल बॉडी के रूप में रेस्ट्रिक्टेड नहीं रही थी। देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा कि डफरिन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कुछ को अगर याद रखना है डफरिन का टेन्योर भी याद रख सकते हो, 1884 से लेके 1888। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आओ। फिर यही सेम है, मैच द लिस्ट करना है आपको। देखो
सबसे पहला सेंसस जो है जो 1872 में हुआ था, मैंने इसी लेक्चर में कहीं पे इसका जिक्र भी किया है। द फर्स्ट सेंसस जो है दिस टुक प्लेस अंडर लॉर्ड मेयो। मेयो, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि हु वेयर द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी, तो वो थे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उनके फादर। उस समय अगर यहाँ आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड रीडिंग जो थे, लॉर्ड रीडिंग ही वॉज द वाइसरॉय। अब देखो, पहले का मेयो यानी कि थ्री, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में अगर मैं यहाँ, नहीं, लॉर्ड मेयो फोर है यहाँ पे, फोर। और फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी में रीडिंग यानी कि वन, फोर और वन, फोर और वन इसमें है, फोर और वन इसमें है। दिस एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट के टाइम पे लॉर्ड लैंडस्टोन जो थे ही वाज प्रेजेंट, एंड व्हेन आर्म्स एक्ट वाज बीइंग पास्ड देन लॉर्ड लिटन। 1878 इसी टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुई थी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगर आप इससे भी याद कर लो, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसका आपको टाइम पीरियड पता है 1878, इस टाइम पे लिटन वाज द गवर्नर जनरल, तो आप उससे ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर। आगे आओ। By which act legislative and executive functions of governor general council were separated for the first time। तो ये हमने फर्स्ट टाइम जो अपना सेपरेशन था, क्या हमने सेपरेट किया था फ्रॉम द गवर्नर जनरल काउंसिल, दिस वाज डन थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, नथिंग मोर टू एक्सप्लेन, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग अगेन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहां देखो आप, इनकरेक्ट हमको यहाँ पे टिक करना है। लेट अस सी, ये लेट मी सी, हाँ, लेट अस, यहाँ पे वी हैव अहमदाबाद मिल स्ट्राइक विच टुक प्लेस इन 1918, अराइवल ऑफ सेवन कमीशन 28, शिमला डेप्यूटेशन 1907, ऑगस्ट ऑफर 1940। देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 वेरी करेक्ट। इसके पीछे का रेफरेंस क्या है, जब गांधी जी इंडिया में आए थे उन्होंने बेसिकली तीन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। वन वाज द चंपारण, देन वाज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और आखिरी में ही पार्टिसिपेटेड इन द खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। और ये इसी ऑर्डर में हुए थे। सेवन कमीशन यस 1928 में आई थी, क्यों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए, और ऑगस्ट ऑफर भी 1940 में था। शिमला डिप्यूटेशन जो है, मतलब शिमला डिप्यूटेशन का जो कोरिलेशन है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग से है, एंड दिस वाज लेड बाय आगा खान। और इससे जो डेट है या ईयर है दैट इज 1906 नॉट 1907, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। Who among the following was not associated with the दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, बहुत ही फेमस केस है। देखो दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है ना, ये 1912 का एक केस है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था, ये इंडियन रिवोल्यूशनरी जो कि बंगाल और पंजाब में थे, इनको हेड किया था रास बिहारी बोस ने, और इनका मेन मोटो था टू असैसिनेट द देन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो दामोदर हरी जो थे वो इससे एसोसिएटेड नहीं है, क्लियर। तो हम लोग बेसिकली इसमें जानते हैं कि इनके खिलाफ हमने केसेस फाइल किया, तो उसमें रास बिहारी बोस थे, भाई बाल मुकुंद थे, अमीर चंद थे, लेकिन कौन नहीं थे, दामोदर हरी, ठीक है। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग अगेन इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे वी हैव सोशल रिफॉर्मर्स एक तरफ में, और दूसरे तरफ में आइदर देयर बुक और जनरल्स, ये सब वहां पे मेंशन्ड है। सबसे पहला देखो हमारे पास है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इनका जो बुक है वो सोम प्रकाश, यस। गोपाल गणेश जी अगरकर सुधारक, यस। और विंदो घोष के वंदे मातरम, यस बिल्कुल, दैट इंडीज इज करेक्ट। आखिरी में जो ऑप्शन नंबर डी दिया है मोतीलाल नेहरू का नवजीवन, नहीं, मोतीलाल नेहरू का जो न्यूज़पेपर है उसका नाम था इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और नवजीवन जो है ये एक वीकली न्यूज़पेपर है जो कि गांधी जी से एसोसिएटेड, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो राष्ट्र गुप्तर जो है इसके फाउंडर कौन थे, राष्ट्र गुप्तर जो है इसके फाउंडर थे दादा भाई नौरोजी। देखो ये 1854 में चलाते थे। दादा भाई नारोजी इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में हिस्टोरिकल 1906 का जो सेशन था कैलकाटा में, इन्होंने उसको हेड किया था। सेकेंड सेशन जो था कांग्रेस का वो भी इन्होंने ही हेड किया था। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ लंदन की खोज की थी, जिससे कि ये विदेशों में इंडिया के ग्रीवांसेस को ले डाउन करते थे, क्लियर। और तो ये उनका न्यूज़पेपर था। एक और चीज जान लो, हिंदू पेट्रियट जो है ना, या चलो मैं नाम के साथ ही डील करता हूँ, मधुसूदन रे जो है इनके साथ जो न्यूज़पेपर या वीकली रिलेट करता है दैट इज हिंदू पेट्रियट, हिंदू पेट्रियट।
फिरोज शाह मेहता के साथ एक जो न्यूज़पेपर है दैट इज बॉम्बे क्रॉनिकल। इनका भी कुछ कुछ है, जान ले, क्या बुराई है। महात्मा गांधी के साथ बहुत सारी न्यूज़पेपर है, जैसे कि इनके साथ है न्यू यंग इंडिया, पहले हमने देखा था नवजीवन, नवजीवन, देन वी हैव हरिजन, उसके बाद वी हैव इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर ये साउथ अफ्रीका में निकालते थे, ठीक है, और इसका है 1903, इसलिए ये याद रखना। आगे बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर। यहाँ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया होता तो गोपाल कृष्ण गोखले कर देते 1905 में, लेकिन यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है, 1921 में इसकी खोज हुई थी। चलिए आगे बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम फेमसली हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से, पता चल गया होगा आपको कौन है ये, वेरी फेमस पर्सन, अब्दुल गफार खान, ठीक है। फ्रंटियर गांधी के नाम से बहुत फेमस है, रेड शर्ट्स के नाम से फेमस है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के प्रेसिडेंट भी एक बार इलेक्ट हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड द कमिटी व्हिच प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर बीइंग चैलेंज्ड बाय द लॉर्ड बिरकेनहेड, तो ये नेहरू रिपोर्ट है, बहुत ही फेमस, सब लोगों ने आपने सुना होगा, और इसके जो राइटर है वो है मोतीलाल नेहरू जी। हु इज ही इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीजें मेंशन थी, उसमें फंडामेंटल राइट्स का मेंशन था, सेक्युलरिज्म का मेंशन था, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, गॉट द पॉइंट।